हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप पुराने सीरीज और लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो बस कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास 11 की सीरीज को, जिसमें हमको अब अगला जो मॉडल पढ़ना है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के पहले बहुत सारे फिनोमिनास थे जिनकी बेसिस पे आगे जाकर ये मॉडल इवेल्युएट हुआ, लेकिन फिर मैं इसको पहले कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं उनके बारे में भी तुम लोगों को आगे बताऊंगी। तो बोर मॉडल जो है रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर के बाद ये मॉडल आया। स्पेशली उन्होंने हाइड्रोजन को पॉइंट आउट करके ये दिया था। हाइड्रोजन के बारे में ही एक्चुअली बोलना चाहिए तो उन्होंने कहा था, लेकिन अपन उसको दूसरे एटम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एटम तो सारे एक जैसे ही होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें तो रदरफोर्ड के जैसी ही थी उनके मॉडल में भी, कि एटम स्फेरिकल है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस है जिस पे उसका उसका पूरा मास लोकेटेड है, और अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पथ्स आर पॉसिबल। जैसे कोई एटम का ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। बहुत सारे से मतलब इन्फिनिटिव बोल सकते हो, इतने होते हैं ये सर्कुलर पाथ जो बने हुए हैं, और इनको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का, या फिर शेल, या फिर एनर्जी लेवल, सब एक ही है, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 आगे किसी भी तरह के नंबर से, या फिर अल्फ़ाबेट के से लेके के एल एम एन ओ पी और इसी तरह से आगे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बोर का मॉडल था। अब क्वेश्चन दिमाग में ये कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो एटम के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होता नहीं है किसी के पास भी। जैसे कार्बन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए तुमको बोरबरी स्कीम देख लेनी है और उसी के हिसाब से करना है। बोरबरी स्कीम तुमने पढ़ी होगी, 2n² फॉर्मूला है, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे काउंट करना है तो वैल्यू पुट करो। जैसे फर्स्ट वाले में करना है तो n की वैल्यू 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर और आ जाएगा 2। मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ठीक है। सेकेंड शेल के लिए करना है तो n इज इक्वल टू 2 कर लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 और 4 2 जा 8। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम इससे कम हो सकते हैं पर इससे ज्यादा कभी भी नहीं होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट में सेल में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, और आगे और इसी तरह से। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ये उनका कहना था। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड से मतलब फिक्स होती है, मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में अपन लोग पढ़ रहे थे कि एनर्जी धीरे धीरे चेंज होते जाती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, जब ट्रांजिशन होता है तभी होता है, बताती हूँ उसको भी मैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। और जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उसको सक्सेसफुली मूव करने के लिए चाहिए होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चाहिए होता है उसको, तभी वो सक्सेसफुली कंटिन्यूअसली यहाँ पर मूव कर सकता है। इसको MVR से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके दी NH/2π। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसको तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो n की वैल्यू रख दोगे 1, बिकॉज हियर n इज नंबर ऑफ शेल, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक थ्योरी पढ़ोगे अभी, तो उसका कांस्टेंट है ये। वैल्यू बता दे रही हूं इसकी, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड। जूल में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और पाई तो है ही कांस्टेंट, n यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस ऑफ एटम।
तो यहां पर MVR एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला उन्होंने कैलकुलेट करके दिया। क्या दिया वो उन्होंने, ये फॉर्मूला NH/2π, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है उसके अकॉर्डिंग वो एंगुलर मोमेंटम गेन कर लेगा। जैसे फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MVR इज इक्वल टू, फर्स्ट शेल के लिए MVR इज इक्वल टू 1 रख देंगे वैल्यू, H/2π। सेकेंड के लिए करना है, सेकेंड शेल के लिए तो n की वैल्यू कर दोगे 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा MVR इज इक्वल टू 2H/2π, ये कैंसल और आ जाएगा H/π। थर्ड शेल के लिए करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा MVR इज इक्वल टू 3H/2π। और इसी तरह से जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है एन मल्टीपल है उस शेल का, तो वो वैल्यू पुट करके तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ये फार्मूला उन्होंने हमको कैलकुलेट करके दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, मींस फर्स्ट वाला एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए से कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल। एनर्जी भी उन्होंने कैलकुलेट करके दी हमें, इन शेल्स की एनर्जी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का भी उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया। और ये जो रेडियस है न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट शेल के बीच का ये डिस्टेंस, या फर्स्ट शेल के बीच का डिस्टेंस, या सेकंड, जहां का भी देखना है अपने को, उसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिया। बता रही हूँ वो फॉर्मूला भी अभी तुम लोगों को। तो जो शेल न्यूक्लियस से बिल्कुल पास होता है वो कहलाता है लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। क्योंकि जब हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट की, मतलब बोर ने जब एनर्जी कैलकुलेट की, तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत कम है। फिर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करके एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की, तो एनर्जी इंक्रीज होते जाती है। मतलब जो लास्ट में जाएंगे शेल उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इनको कहा जाता है हायर एनर्जी लेवल। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इन एनर्जी लेवल में मूव करता है। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है वो यहां रहेगा और जिसकी ज्यादा है वो यहां रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग वो शेल का सिलेक्शन करता है और फिर वहीं पर वो अपना मूवमेंट करता रहता है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। हाँ, एनर्जी उसकी तभी चेंज हो सकती है जब हम एटम को बाहर से एनर्जी दें। जब हम इस एटम को बाहर से एनर्जी देते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं हम एनर्जी, मतलब हम इसको हीट कर दें या हम इस पर किसी तरह की रेडिएशन डाल दें, रेडिएशन भी अपने साथ एनर्जी लेकर आती है। तो जब हम इसको हीट कर देंगे तो ये एटम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एटम से वो एनर्जी किसको मिलेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ये ले लो, चाहे इधर का ले लो, कहीं का भी इलेक्ट्रॉन ले लो, एटम से वो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। और अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो मिल रही थी इस तरीके की, इस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी इंक्रीज होने से अब वो इस सेल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो अब वो यहाँ नहीं रह पाएगा, अब वो जंप करेगा, कूदना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी मिल गई उसको खुशी मिलने लगेगी, अरे वाह मेरे पास बहुत सारी एनर्जी आ गई। तो एनर्जी लेकर अब वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड होने लगेगा और जंप करना शुरू कर देगा। और फिर जंप करके अब वो उस एनर्जी लेवल में चला जाएगा जिसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी हो गई है। तो यहां से वो इधर जंप करके आएगा, जिसके भी अकॉर्डिंग हुई है उतना वो जंप कर जाएगा। और उसके बाद जब वो जंप करके इधर आएगा तो हम इसको ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप्स लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ट्रांजिशन हो गया, ये एक्साइटेशन हो गया। ये वर्ड यहाँ पर यूज किए जाते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसपास के एनर्जी लेवल में भी, सक्सेसिव एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन हो सकता है, या बहुत लंबा चौड़ा गैप लेके भी ट्रांजिशन हो सकता है। मतलब डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिल रही है। जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी लंबी कूद होगी, उतना ज्यादा वो कूदेगा। जैसे हमारे पास जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही लंबा कूद पाएंगे, है ना। एनर्जी नहीं है तो फुस होके वहीं गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा दूर तक जंप करके वो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में एटम का मिजाज गड़बड़ हो जाएगा। एटम का मिजाज गड़बड़ हो जाएगा मतलब, देखो एटम तभी स्टेबल होते हैं जब उसकी एनर्जी कम होती है। कोई भी सिस्टम जो होता है वो तभी स्टेबल माना जाता है जब उसकी एनर्जी कम होती है, लेस होती है। इस केस में, इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रॉन ने अपनी कूद के लिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, एटम ने किया एक्चुअली, और उसने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो एनर्जी इंक्रीज हो गई एटम की, और एटम इससे अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए एटम चाहेगा कि वापस से जो उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाए। तो उस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था, उस इलेक्ट्रॉन
जो कि यहाँ आ चुका था, वो उस एनर्जी को एक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर देगा, एक लाइट के फॉर्म में इमिट कर देगा, किसी भी रेंज की हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इसके नेचर पे। तो लाइट के फॉर्म में इमिट कर देगा और वापस लौट के आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, जहां से वो जंप करके आगे गया था। दिस इज वन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड gets excited from lower energy level to higher energy level, loss energy in the form of radiation and come return back to lower energy level. This process is one jump of electron and this is responsible for the one line of spectrum. स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में हमको मिल गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। एक्चुअली में स्पेक्ट्रम ना एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं छोटी बड़ी। वो लाइन कैसे मिलती है, उसका ओरिजिनेशन क्या है, वो इस मॉडल में बोर्ड ने हमको एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रांजिशन होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब वो जाते हैं और फाइनली जब वो रिटर्न बैक होते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न बैक तो होना ही पड़ेगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो चुकी थी तो एनर्जी कम वापस से करना पड़ेगा। तो जब वो रिटर्न बैक होते हैं तो वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी को लॉस करके वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न बैक होते हैं। और जब वो रिटर्न बैक होते हैं तो ये उसका एक जंप होता है, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में गया, वापस रिटर्न बैक हुआ। दिस इज वन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इस जंप की वजह से ही हमको स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलती है। ग्राफ होता है, ऐसा बता दूं तुम लोगों को, स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं छोटी बड़ी, तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको भी। तो एक लाइन जो स्पेक्ट्रम में मिलती है वो इस जंप की वजह से मिलती है। जितनी लंबी जंप होगी उतनी लंबी लाइन मिलेगी, छोटी जंप होगी तो छोटी लाइन मिलेगी, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में लौट कर आ जाएगा। जो एनर्जी का डिफरेंस होता है लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल का, उसको हम लोग ये वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होते हैं, उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक्चुअली में प्लैंक इक्वेशन से मिल रहा है। और डेल ई जो है E2 माइनस E1 है। E2 तुम्हारी हो जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी लेवल में, एक्साइटेड स्टेट में, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में गया तब उसकी एनर्जी, और E1 हो जाएगी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में मीन्स जब वो वापस जिस एनर्जी लेवल पर लौटेगा। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, और इस फॉर्मूले से भी हम लोग डेल ई को शो कर सकते हैं, या फिर ये वाले फॉर्मूले से भी, जिसको कि हम रिडबर्ग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये रिडबर्ग इक्वेशन है। रिडबर्ग इक्वेशन से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है डेल ई इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर एच यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जूल में इतनी होती है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और 1/n1, n1 यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल है जहां से एक्साइटमेंट शुरू हुआ है, और n2 हायर एनर्जी लेवल है। n1 लोअर एनर्जी लेवल एंड n2 हायर एनर्जी लेवल। तो इस फॉर्मूले से भी ये जो रिलेटेड एनर्जी जो रेडिएशन निकल रही है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन की यदि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2π² Me4/n²h², वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है, तुम्हें पता है कितना होता है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है। n नंबर ऑफ शेल, and h is Planck constant। सारी वैल्यू पुट करके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। यहां z² भी रहेगा यदि किसी भी और दूसरे एटम के लिए ले रहे हो तो, एंड z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिस भी एलिमेंट का एटम लिया है उसका। यदि हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो तो 1 होके फिर ये अलग हो जाता है। और फिर हम सारी वैल्यूज जब पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो En की वैल्यू आ जाती है, ये फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। बस अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे जिस भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर ले लेना है यहाँ पर, और जिस शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जैसे फर्स्ट की करनी है हाइड्रोजन के तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा।
कार्बन के फोर्थ इलेक्ट्रॉन की करनी है तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन उसका सेकंड सेल में जाएगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी और कार्बन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 6। बस ये हम चेंज करते जाएंगे और हम इस तरह से इस फॉर्मूले से किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट तक की रेडियस भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला बताया था, तो वो भी देख लेते हैं फॉर्मूला। हियर n इज नंबर ऑफ शेल, h यहां पे फिर से प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए करना है तो 1 कर लेंगे और जो दूसरा जो भी एटम है तो यहां पर फिर वैल्यू हो जाएगी। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो 0.592 इंटू 10 टू दी पावर -8 n स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन Z। कोई भी एटम है तो Z ले लो, हाइड्रोजन है तो फिर Z नहीं रहेगा क्योंकि वो 1 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट तक की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमें कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट तक की रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n की जगह 2 कर लेंगे और Z की जगह 6 कर लेंगे। नाइट्रोजन की निकालनी है तो Z की जगह 7 आ जाएगा और n की जगह आ जाएगा 2। बोरबरी स्कीम से देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है और उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है बोर मॉडल। बोर मॉडल बहुत माइलस्टोन साबित हुआ, काफ़ी समय तक बिल्कुल सही माना जाता रहा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा बताया जो कि कोई कहीं किसी का कोई इन्वेंशन नहीं था उसमें, लेकिन फिर बाद में इसमें भी डिफेक्ट मिल गए तो उसकी वजह से ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। वैसे ये मॉडल रिजेक्ट हो गया, लेकिन आज भी यदि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पढ़ते हैं तो फिर वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाकर पढ़ते हैं, लेकिन मॉडल रिजेक्ट हो गया। एक बार मैं जरा सा बता दूं कि तुम्हें लिखना क्या क्या है इस मॉडल में। जैसे आएगा तो पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना, पॉइंट आउट करके जिनको तुमको हाईलाइट करके लिखना है वो पॉइंट्स यही रहेंगे इस मॉडल में कि ऑल एटम्स आर स्फेरिकल, देयर और टोटल मास लोकेटेड टू देयर सेंटर दैट इज न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पाथ्स आर पॉसिबल, दे आर orbit shell energy level associated with suitable amount of energy. Energy of electron will be quantized, so electron moves to particular energy level. जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस एनर्जी लेवल से मैच करेगी वो वहीं पर मूवमेंट करेगा। और ये देखा गया है कि एनर्जी लेवल फ्रॉम द टू नियरर टू न्यूक्लियस शो लोअर एनर्जी एंड when far away to nucleus electron show higher energy. So this is lower energy level and this is higher energy level, and electron revolve around the nucleus according to their energy. An electron attain angular momentum for the successfully circular motion, that is mvr is equal to nh upon 2 pi। पूरा कैलकुलेशन उसका मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके बताई। And there is excitation of electron takes place when atom absorb energy. Electron gets excited from lower energy level to higher energy level and it return back again to ground state for getting stability, because in higher energy atom gets unstabilized, so electron return back by emit energy in the form of radiation, and this excitement, this transition is one jump of electron and it is responsible for the one line of the spectrum. So this total and energy released during the excitation of electron can be calculated by using this formula. तो ये सारी चीजें पूरी 6-7 पॉइंट में तुम्हें पॉइंट आउट करके लिखनी है तो तुम्हारा बोर मॉडल जो है वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो बहुत सिंपल सा है, 2-4 बार तुम लोग सुन लो अच्छे से ध्यान से तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाने वाला है। और P1 टर्म और क्वार्टरली चल रही है बहुत सारी जगह पे, क्वार्टरली का टाइम चल रहा है, तो जितना अच्छा रिवाइज कर लोगे वीडियोस को देख देख के बार बार सुन लोगे तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी बहुत परफेक्ट हो जाओगे उस टॉपिक पे।